हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 है, वो है आवर एनवायरनमेंट। तो लेट्स बिगिन। वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हम अपने चारों ओर प्लांट्स और एनिमल्स की कई वैरायटीज़ देखते हैं। वो एक जैसी या अलग, वो एक जैसी हो सकती हैं या फिर अलग अलग भी हो सकती हैं। ये किस चीज़ पे बेस होता है कि वो एक जैसी होंगी या अलग अलग? ये होता है जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिकल कंडीशंस के बेस पे। तो ये जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिकल कंडीशंस क्या होते हैं? जियोग्राफिकल कंडीशंस यानी जो लैंड फॉर्म्स है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, ये कहीं पठार, कहीं पहाड़, कहीं प्लेन, कहीं समुद्र, इन सब के बेस पे एनिमल्स अलग होते हैं। और एक होती है क्लाइमेटिक कंडीशन यानी टेम्परेचर के बेस पे, यानी जैसे कि अंटार्कटिका और राजस्थान, ये दोनों जगह के एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे एक दूसरे से। जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, यानी वो अलग अलग नहीं रहते। वैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिकल कंडीशन से डिफरेंट। आप अपने घर के आसपास की एक नॉर्मल गोट देख लीजिए, एक नॉर्मल गोट अपने घर के आसपास की देख लीजिए, या तो गांव की। अब वहाँ की देख लोगे, उसके बाद फिर आप गूगल पे माउंटेन गोट सर्च कीजिए। आप एक बार माउंटेन गोट सर्च कर लीजिए, उसके बाद उन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए। वो डिफरेंस होगा लैंड फॉर्म का डिफरेंस, जियोग्राफिकल डिफरेंस। उसी तरह पेंगुइन्स को अगर राजस्थान में ले जाया गया, या ऊँटों को अगर राजस्थान की जगह कहीं अंटार्कटिका ले गया तो फिर दोनों ही मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें क्लाइमेटिकल कंडीशंस का डिफरेंस है। क्लाइमेटिकल कंडीशन का एक और एग्जांपल है ग्रिजली बियर और पोलर बियर। ग्रिजली बियर्स नॉर्मल बियर्स होते हैं, लेकिन जो पोलर बियर्स होते हैं उनकी जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा टफ होती है, ताकि वो ठंड में सर्वाइव कर सकें। इवन इतनी टफ होती है कि अगर वो ज़्यादा दौड़ने लगे अंटार्कटिका, मतलब ठंड में बहुत, अगर थोड़ा दौड़ भी गए, इतनी ज़्यादा ठंड में अगर जरा सा थोड़ा सा दौड़े तो उन्हें कभी कभी धीरे चलना पड़ सकता है, ताकि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर कम कर सकें। इतना वो उनको इतनी गर्मी लगती है। तो ये होता है क्लाइमेटिक कंडीशन का एग्जांपल। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आइसोलेशन में रहता है, एक साथ अलग अलग नहीं रहते, एक साथ रहते हैं। वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि अपने आसपास के नॉन लिविंग सराउंडिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। वो सब एज ए रिज़ल्ट, यानी एक रिज़ल्ट के तौर पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों अपने सराउंडिंग्स में अडेप्ट हो जाते हैं। वी फाइंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक प्लांट्स और एनिमल्स हैं। प्लांट्स और एनिमल ह्यूमन बींग्स के साथ लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और इसलिए उन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। यानी बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स भी एनिमल वाली सेक्शन में आता है। और दूसरा है एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, etc। ये सारे होते हैं नॉन लिविंग, और ये आते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट में। यानी कि ए बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं एयर, वाटर, सॉइल, लाइट और टेम्परेचर। अब जो है ये बुक के अकॉर्डिंग बोथ बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स को जब एक साथ लाया जाता है तभी इन्वायरमेंट बनता है। आपको क्या लगता है, सिर्फ एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर से इन्वायरमेंट बन सकता है? बिल्कुल नहीं। या आपको क्या लगता है सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग से इन्वायरमेंट बन सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें भी तो एक मास चाहिए स्टैंड करने के लिए, नहीं तो किसी और काम के लिए उन्हें भी ज़रूरत है। तो इन दोनों के मिक्सचर से ही बन सकता है इन्वायरमेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग बायोटिक इन्वायरमेंट डिस्कस करने वाले हैं, और ए बायोटिक इन्वायरमेंट हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 के लिए वेट कीजिएगा, बस थोड़ा सा वेट, उसके बाद फिर मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, फॉर्म द बायोटिक इन्वायरमेंट। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस को मिलाने से बनता है, वो बायोटिक कंपोनेंट फॉर्म करता है। इसके कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्लांट।
जो प्रोड्यूसर होते हैं। हम सब जानते हैं कि जो प्लांट बाकी ऑर्गेनिक की तरह उसे भी फूड की ज़रूरत होती है। क्या प्लांट्स को आपने कभी चम्मच थाली कटोरी लेके खाते हुए देखा है? नहीं। ग्रीन प्लांट्स के पास एक कलरिंग मैटर होता है, यानी एक कलर टाइप के एक कलर होता है ग्रीन कलर का, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिस कारण से लीव सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाते हैं और इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्ते ग्रीन होते हैं। यह अलग बात है कि कुछ कुछ पत्ते कुछ प्लांट्स के रेड होते हैं। अब क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है ताकि वो सनलाइट और एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके सनलाइट से। अब आप में से कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि अगर जो प्लांट्स रेड होते हैं वो कैसे सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उसमें से एनर्जी, क्या वो मर नहीं जाएंगे? उनमें भी क्लोरोफिल होता है और बस फ़र्क ये है कि उनके क्लोरोफिल किसी और कलर से ढक जाते हैं, लेकिन क्लोरोफिल उनमें भी होता है, बस वो किसी और डोमिनेंट कलर से ढक जाते हैं। तो ये एनर्जी यूज़ किया जाता है फूड को प्रिपेयर करने में, क्योंकि प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए ना, ताकि फूड वो प्रिपेयर कर सके। तो वो फूड प्रिपेयर करने के लिए जो एनर्जी होती है वो उसे सनलाइट से मिलती है। प्लांट्स फूड प्रिपेयर करने के लिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से वाटर और मिनरल्स लेते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस नाम के एक प्रोसेस से फूड को बनाते हैं। और फिर ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह प्लांट्स खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब एक साथ मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, उन्हें प्लांट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। एक और बार से याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब फूड। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि खाना सबको एक सारी लोग बनाते हैं, जैसे कि यहाँ है एनिमल यानी कंज्यूमर। एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन। अब आप में से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। मैं तो अपना खाना खुद बना सकता हूँ, अपना खाना बनाता हूँ, मेरी मम्मी भी खाना बना सकती है, तो फिर हम लोग खाना कैसे नहीं बना सकते? ये तो बुक में गलत दिया है। नहीं, आप जो खाना बनाते हैं वो किसी मैजिक से आपके हाथ में थोड़ी आ जाता है। इमेजिन कीजिए आपके पास है एक लड्डू, क्या आपको ये है नारियल का लड्डू, क्या आपको लगता है कि ये जो नारियल का लड्डू है ये आपने बनाया? आपने इसको बस एक तरह से एक फॉर्म दिया है। नारियल को आपने बस एक फॉर्म दिया है और उसे लड्डू बना दिया है। नहीं तो उगा तो नारियल पेड़ में ही है ना, प्लांट्स के जरिए उगा है नारियल। जो नारियल है वो प्लांट्स के जरिए उगा है ना। इसका मतलब कि हम लोग खाना बना नहीं सकते हैं, बस उसे एक नया, बस पहले से प्लांट्स के द्वारा उगाए गए खाने को एक नया शेप दे सकते हैं, एक नया फॉर्म दे सकते हैं। तो और इसलिए हम लोग जो होते हैं प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, और इसलिए हमें कंज्यूमर या हेटरोट्रॉप कहा जाता है। हेटरोट्रॉप यानी अदर, ट्रॉप मतलब फूड यानी दूसरों को खाने वाले। कई लोग सोच रहे होंगे प्लांट्स पे कैसे डिपेंडेंट है। कभी कभी तो हम लोग नॉनवेज भी खाते हैं, ये अलग बात है, कुछ लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो नॉनवेज भी खाता हूँ, तो फिर मैं प्लांट्स पे कैसे डिपेंडेंट हुआ। इमेजिन कि ये आप जान लीजिए, अगर आप किसी नॉनवेज को खा रहे हैं तो वो किसी वेजिटेरियन आदमी, वो किसी वेज को ही कोई वेजिटेरियन चीज़ ही खा रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चिकन खाते हैं तो वो भी खाते हैं प्लांट्स फूड को। और फिर ये अलग बात है कि कोई इंसान कुछ ऐसे खाने भी खा लेते हैं जो कि खुद भी एक कार्निवोरस होता है, इसलिए वो सीरीज लंबा चला जाता है। तो फिर लेट्स गो एड। तो सारे एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स और वो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाते हैं। एनिमल जैसे कैटल और गोट डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं ग्रास और फोडर के रूप में। मैंने आपको बताया कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग खाते हैं। हम लोग चिकन खाएं या फिर हम लोग भिंडी खाएं या कुछ भी खाएं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे ही निर्भर है। तो जो ये सारे कैटल और गोट हैं ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। जो एनिमल्स जैसे जो होते हैं जैसे टाइगर और लायन, ये इन हार्बीवोर्स को खाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में
ये मारते हैं कैटल और गोट्स को, फिर उन्हें खाते हैं। इसका मतलब वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही निर्भर हैं, क्योंकि अगर ये लोग क्योंकि अगर प्लांट्स गायब हो गए तो यही मर जाएंगे, और ये कैटल और गोट्स मर गए तो फिर ये सारे कार्निवोरस एनिमल्स क्या खाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब जो डायरेक्टली नहीं खाते फूड को, उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर्स भी कहा जाता है, यानी कि इनडायरेक्टली खा रहे हैं, इसलिए उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स कहा जाता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, प्रोड्यूसर भी और प्राइमरी कंज्यूमर भी। कितने लालची होते हैं ये लोग, यानी इन्हें वेज खाने से भी मन नहीं भर रहा है, नॉन वेज खाने से भी इसका मन नहीं भर रहा है, तो दोनों ही खा रहे हैं। ऐसी एक ऑर्निवोर का वेल नोन एग्जाम्पल है बियर, पिग और ह्यूमंस। ह्यूमन बींग्स भी ऑमनिवोर्स होते हैं, उनका भी एक चीज़ खाने से मन नहीं भरता। ये अलग बात है, कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं। यहाँ वो मैटर ये नहीं है कि वो क्या खाते हैं। कुछ लोग कहेंगे मैं तो सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, मैं तो हार्बीवोर होना चाहिए मुझे। नहीं, वो नॉनवेज भी खा सकते हैं। उनके जो दांत है वो नॉनवेज खाने के लिए भी बने हैं। उनका जो पेट है वो नॉनवेज को पचा सकता है। बस ये अलग बात है कि अगर आप नॉनवेज पहली बार ज़िंदगी में खाओगे थोड़ा बहुत टाइम बाद, तो आपका पेट को एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसलिए शायद आपको थोड़ी उल्टियाँ आ सकती हैं, ये और कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, पचा तो आप सब कुछ सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें डिकम्पोजर भी कहा जाते हैं। तीसरी चीज़ है जो इसमें आई है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के अलावा एक और ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना फूड पाता है। अब वो ऑर्गेनिज्म कैसे पाता है? जो मर रहे और सड़ रहे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो उन्हें, जो मर रहे और सड़ रहे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन्हें खा के। ऐसे मर रहे प्लांट्स और सड़ रहे प्लांट्स और एनिमल्स को खाने वाले जानवरों को डिकम्पोजर कहा जाता है। जानवर नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर जो होते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स को मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये मिनरल्स फिर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और फिर दोबारा प्लांट्स के यूज़ में आते हैं। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। यानी उन्होंने कुछ खाना खाया, बाकी खाने को मिनरल में कन्वर्ट कर दिया। काम नहीं था, मिट्टी में मिक्स हो गया, मिट्टी मिक्स हो के फिर प्लांट के काम आ गया। यानी फिर प्लांट उगा, फिर प्लांट सड़ने लगा, फिर मरा, फिर प्लांट्स को वो सारी चीज़ें खाने लगी, वो सारी छोटी छोटी, या फिर प्लांट उगा, प्लांट तो मरता नहीं जनरली, उसे कोई जानवर खा गया, फिर वो जानवर मरा, फिर उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा गए, फिर पौधा उगा, फिर जानवर खाया। इस तरह करके साइकिल चलते रहता है और फिर यही होता है रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। फंगी और बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें अपने नंगे आंखों से, यानी नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते हैं, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, और इन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। तो जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, जैसे कि जैकल, क्रो, वल्चर और काइट, जो वो होते हैं वो डेड बॉडीज़ को कंज्यूम करते हैं, और एनिमल्स के डेड बॉडीज़ को। ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं और इसलिए इन्हें स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे काइट यानी ईगल। नहीं, काइट और ईगल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। जो काइट और ईगल के बीच का जो डिफरेंस है, इस पर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप चाहो तो सर्च कर सकते हो काइट वर्सेस ईगल, द डिफरेंस बिटवीन काइट एंड ईगल बाय आदर्श 999 यूट्यूब पे, और उसके बाद फिर मेरी वीडियो आप सबके सामने आ जाएगी। सो लेट्स बिगिन। खैर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, सो नो प्रॉब्लम। अगर डेड एनिमल्स को डिकम्पोज नहीं किया जाए तो उनका नंबर बढ़ते जाएगा और कोई भी जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं बचेगी। यानी कि ये स्कैवेंजर्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप सोच रहे होंगे इतनी गंदी गंदी चीज़ें जो सारी चीज़ें वो सड़ा के ख़त्म कर देती हैं, सड़ा देती हैं, ये खाली फालतू है, इन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए।
नहीं, ये ख़त्म हो गई तो जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें ख़त्म नहीं किया गया तो वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और एक दिन तो एक आदमी की भी रहने की जगह नहीं बचेगी। कोई आदमी कैसे रहेगा ऐसी कंडीशन में? यानी कि कोई जगह ही नहीं बचेगी, कोई आदमी रहे, सारा जगह उसी से भर जाएगा। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हवा में प्रेजेंट होते हैं और वाटर और सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हवा में होते हैं, कुछ वाटर में होते हैं, कुछ सॉइल में होते हैं, और ये सब कई टाइप की बीमारियों के कारण बन सकते हैं। Activity 1. A zoo feeder wants to segregate the animals listed below into 3 groups on the basis of blood types of food they eat. On the basis of types of food they eat. तो जो जू फीडर यानी जू में खाना खिलाने वाला है वो सारे एनिमल्स को सेग्रीगेट यानी अलग अलग करके क्लासीफाई करना चाहता है 3 लिस्ट में, ताकि वो जान सके कि उन लोगों को किस तरह का खाना देना है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हार्बीवोर्स में क्या भराएगा, कार्निवोर्स में क्या भराएगा, ओमनिवोर्स में क्या भराने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है जिराफ। जिराफ है हार्बीवोर्स, लायन है कार्निवोर, बियर है ओमनिवोर। तो ऐसा करके आगे है, आप अपने से ही भर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं सब बताऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो चलिए आगे, लेट्स मूव अहेड। There are certain materials that cannot be decomposed in nature. Now let us perform the following activity. कई सारे मटेरियल्स हैं जिन्हें नेचर में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। एक एक्टिविटी करते हैं जानने के लिए। न्यूज़पेपर के कुछ पीसेस लो और क्लॉथ के कुछ पीसेस लो और प्लास्टिक बैग के कुछ पीसेस लो, इन्हें बड़ी मिट्टी में गाड़ दो। 1 महीने के बाद उस सॉइल को गड्ढा खोदो। जहाँ पर तुमने गड्ढा खोदा था पहले वहीं जगह पे दोबारा वहाँ पे जाकर सॉइल हटाओ। तुम क्या देखते हो, प्लास्टिक बैग में कोई चेंज नहीं होता, ये सेम कंडीशन में रहता है जब ये डिकम्पोज किया जाता है जैसे गाड़ा गया था। पेपर और क्लॉथ तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके होते हैं, लगभग डिकम्पोज हो चुके होते हैं। ये डिफरेंस मटेरियल में आकर क्यों हुआ? क्योंकि कोई दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स ऑन देम, यानी डिकम्पोजर का उन पर क्या एक्शन पड़ा है, इसके बेस पे उनका डिकम्पोजिंग में डिफरेंस हुआ। We observe that paper, cloth एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी हम लोग देखते हैं जो पेपर क्लॉथ्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। बायो मतलब लिविंग, ऑर्गेनिक और डिग्रेडेबल एंड डिकम्पोजिबल। तो ये मटेरियल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा छोटी छोटी सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जा सकता है, यानी इन्हें ये डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। वही जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता। प्लास्टिक एंड अदर सच मटेरियल्स इफेक्ट द और इन्वायरमेंट एडवर्सली। प्लास्टिक और ऐसे कई मटेरियल्स इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं। Their accumulation in sewage system leads to blocking of drains in our cities. यानी वो जो पानी जो जाता है नालियों का जो सिस्टम है वो उससे ये प्लास्टिक्स बैन कर देते हैं, जो कि ड्रेन्स को ब्लॉक कर देते हैं, और फिर हमारे सिटीज़ में जो ड्रेन्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। प्लास्टिक के जलने से अब आप सोचो कि प्लास्टिक को ना जला दिया जाए कि इस तरह कुछ हो नहीं सकता। प्लास्टिक को जलाने से एयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा, इसलिए अपने दोस्तों को कन्विंस कीजिए और रिलेटिव्स को भी प्लास्टिक बैग मत यूज़ कीजिए। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे प्लास्टिक बैग यूज़ ना करें तो क्या करें। तो सबसे पहले अपने दिमाग को कंसंट्रेट करिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने दिमाग को पहले ऐसा बनाइए कि आप चीज़ों को याद रख सकें, और जब भी आप मार्केट जाओ जूट बैग लेके जाओ, वहाँ किसी प्लास्टिक बैग का यूज़ मत खरीदिए। जूट बैग लेके जाइए, पेपर बैग लेके जाइए, कोई भी बैग लेके जाइए, लेकिन प्लास्टिक का यूज़ मत कीजिए। अवॉइड प्लास्टिक। In some cities, a twin bin system has been introduced for the welfare of the environment. Blue dustbin are green
ब्लू डस्टबिन एंड ग्रीन डस्टबिन आर प्लेस्ड इन द लोकेलिटी। ब्लू डस्टबिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला जाता है, यानी सूखा कूड़ा डाला जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, अल्मुनियम फॉइल, ग्लास और बैटरीज। वही जो ग्रीन बिन्स होते हैं, यानी जो सूखे ग्रीन कलर के जो बाल्टियाँ होती हैं, उनमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला जाता है, यानी कि गीला कूड़ा डाला जाता है, जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट, यानी कूड़ा यानी वेजिटेबल के छिलके वेजिटेबल वेस्ट हो गया, पेपर, कार्डबोर्ड etc। ये अलग बात है कि कुछ जगहों पर जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या लोग आलस करते हैं या फिर कुछ ठीक से यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर लोग ट्विन बिन सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते। वो बस 2 डस्टबिन की तरह यूज़ करते हैं, किसी भी डस्टबिन में कुछ भी डाल देते हैं। वैसे लोग मत बनिए, अपने डस्टबिन को सही तरह से यूज़ करें। It is important for us to segregate biodegradable and non-biodegradable waste and dispose them in the environment। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करें और इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में डिस्पोज करें। किचन वेस्ट को गड्ढे बनाकर गार्डन में डाला जा सकता है और फिर उसे सॉइल या ड्राई लीफ से कवर किया जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो वेस्ट होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ टाई अप करके एक्ट करेगा और फिर जो वेस्ट होगा उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा कंपोस्ट में। ये कंपोस्ट को फिर बहुत ज़्यादा प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए फील्ड्स और गार्डन्स में यूज़ किया जाएगा। अब इस प्रोसेस को हेस्टेन नहीं, मतलब उसको किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सुपर स्पीड कर देना। यानी इस प्रोसेस को तेज़ करने के ऑर्डर में कंपोस्ट मेकिंग को कुछ वैरायटी ऑफ अर्थ वॉर्म्स को यूज़ किया जाता है, जिन्हें रेड वॉर्म्स कहा जाता है। और फिर रेड वॉर्म्स को किचन वेस्ट के साथ मिक्स किया जा सकता है और फिर उन्हें कंपोस्ट में बहुत जल्दी बदला जा सकता है। ऐसे प्रोसेस जिससे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वॉर्म्स, यानी जो वॉर्म्स के जरिए कंपोस्ट बनाने का ये जो प्रोसेस है, तेज करने का कंपोस्टिंग को जो प्रोसेस है, रेड वॉर्म्स, वाइट वॉर्म्स और ज़्यादातर अर्थ वॉर्म्स की मदद से, इस प्रोसेस को कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट यानी बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और सॉइल कंडीशनर है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, हर चीज़ के नुकसान होते हैं, इसके भी नुकसान हैं, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। आपने तो पढ़ा ही होगा, ये इंसान को आलसी बना देता है। इसलिए इंसान लास्ट टाइम में जब प्लांट्स को जब ज़रूरत पड़ेगी उसके 1 हफ्ते पहले वर्मी कंपोस्टिंग शुरू कर देगा और कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देगा। इससे इंसान को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। अब हमारे पास आता है एबायोटिक इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने कहा था, इस वीडियो में हम लोग बस बायोटिक इन्वायरमेंट को बात करने वाले हैं, एबायोटिक इन्वायरमेंट की नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।